आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। कल जो है वो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसको स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने कल प्रेशर ऑफ गैस जो है उसको कैलकुलेट किया था और उसको मैंने रिलेट किया था काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, यानी कि हमने जो लास्ट एक्सप्रेशन जो है वो निकाला था, वो हमने क्या निकाला था कि प्रेशर जो है वो ρ/3 ठीक है ρ/3 v² के बराबर होता है। यह हमने जनरल एक्सप्रेशन जो है प्रेशर का वो निकाला था। अब हमने आज जो पहले नंबर पर है, मैंने आपको बताया था कि हमने जब इसको स्टडी करना है तो स्टडी करते हुए टेम्परेचर के साथ इसको रिलेट करना है, इसको प्रेशर के साथ रिलेट करना है, इसको वेलोसिटी के साथ रिलेट करना है, इसको काइनेटिक एनर्जी के साथ हमने रिलेट करना है। तो कल मैंने काइनेटिक एनर्जी के साथ जो था इसको रिलेट कर दिया था। ठीक है, आज मैं अब इसको टेम्परेचर के साथ रिलेट करूँगा, यानी कि हमने अब कैलकुलेट करना है टेम्परेचर ऑफ ए गैस। हमने गैस का टेम्परेचर जो है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम पहले यही वाला जो हमारे पास रिलेशन है इसको यूज़ करेंगे कि P जो है हमारे पास ρ/3 v² के बराबर है। अब रो किसके बराबर था? रो हमारे पास बराबर था mn/v के। ठीक है, रो जो है वो mn/v के हमारे पास बराबर था। तो ये वैल्यू अगर मैं उठा के यहाँ पर पुट करूँ तो P मेरे पास mn/3v² अब ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये v वॉल्यूम है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो 2mn को अंदर ले जाएं, 3v 1/2mv²। तो ये क्या आ गया? 2/3n/v 1/2mv²। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी सर। जी जी सर, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मुझे असल में कल पता नहीं था तो वो माजरत मैं बड़ी सख्त। आप बिल्कुल 5वां आके पढ़ाएँ आप। हाँ जी ठीक है, बस ठीक है। जी जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी सर, लो भाई आज आपका स्टार्ट का पीरियड होना, वो कल भी आए थे सर। ठीक है, आज कोई और आएंगे लेकिन होगा सही 5वां पीरियड स्टार्ट का। अच्छा, P जो है 2/n/v 1/mv² के बराबर। अब हमें यहाँ पर इस बात का पता है कि ये सारी टर्म जो है इसके अंदर ये तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, इसमें से v को मैं अगर इस तरफ ले जाऊँ उठा कर, PV 2/3n 1/2mv²। ठीक है, नाउ बाय अप्लाइंग आइडियल गैस लॉ, अगर मैं यहाँ पर आइडियल गैस लॉ जो है उसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई आइडियल गैस लॉ, अगर आइडियल गैस लॉ जो है उसको अप्लाई करूँ तो PV हमारे पास NkBT के बराबर होता है। यही बात है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखें n kBT दैट इज़ इक्वल टू 2/3 n 1/2 mv स्क्वायर। अब n से कट जाएगा, T हमारे पास आ जाएगा 2/3 kB, ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू। अब आप देख लें कि हमने टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट जो है वो करके देख लिया। ठीक है, T 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि T जो है हमारे पास वो बराबर है 2/3 kB काइनेटिक एनर्जी एवरेज के बराबर है। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं कांस्टेंट को ख़त्म करूँ तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज के बराबर है। यानी कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक। इसके ऊपर ना यहाँ ज़रा नज़र रखना, ये हिल 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 तो नहीं रहा, ठीक है ना, अभी ज़रा नज़र रखना है इसके ऊपर। T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसका मतलब है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, अगर आप उसको इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, इसका मतलब है कि अब आप देखें कि ये तीनों चीज़ें जो है वापस में रिलेट हो रही हैं। देखिए, आपने कहा ये भी कहा था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी एवरेज के, तो इसका मतलब है कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, टेम्परेचर प्रेशर के, काइनेटिक एनर्जी एवरेज के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करेंगे आइडियल गैस की, तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आपको मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इसकी स्टेट ऑफ द सिस्टम है, इसकी स्टेट ऑफ द सिस्टम में तीन पैरामीटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है। तो टेम्परेचर, प्रेशर जो है वो तो अफेक्ट हो रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से। ये चीज़ आपने कैलकुलेट करके देखी। ये कोई बात कोई ऐसे ज़बानी कलामी नहीं कर रहे, हमने पूरा मैथमेटिक्स उसका डेवलप किया है। फिज़िकली भी यही है। आपके पास अगर एक गैस एक सिलेंडर में इनक्लोज है, उसकी हीट कंडक्टिंग बेस है, आप नीचे से उसको हीट अप करते हैं, हीट देते हैं, उसकी जो कंडक्टिंग बेस है, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब आप हीट दे रहे हैं तो हीट क्या कर रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर रही है। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक तो टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा वो मॉलिक्यूल्स जो उस वाल्स हैं उस कंटेनर की या उस वेसल के उसके साथ तेज़ी से जाके टकराएंगे। जब उसके साथ तेज़ी से टकराएंगे तो तेज़ी से टकराने की वजह से भी वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, हम कैलकुलेट करके दें। अब टेम्परेचर से भी हमने रिलेट कर लिया, हमने काइनेटिक एनर्जी से भी जो है इसको रिलेट करके देख लिया। अब हमने ज़रा इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी है, यानी कि ये वाली एवरेज वेलोसिटी, इसकी वैल्यू निकाल कर
देखनी है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी, यानी कि वो टोटल, आपको पता है कि जो गैस है आपकी आइडियल गैस है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, कोई वाई डायरेक्शन में जा रहा है, कोई जेड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें पता है कि अगर आप सिर्फ स्क्वायर निकालेंगे वेलोसिटी का, सिर्फ वेलोसिटी निकालेंगे एवरेज, तो वो तो जो मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर में कल मैंने आपको बताया था वो तो कट आउट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है VRMS वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे आपने 17वां चैप्टर जो है 16वां चैप्टर सेकेंड ईयर का, ठीक है, उसके अंदर और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी आपने पढ़ा AC की भी तो हम VRMS ही निकालते हैं ना, वो इसी वजह से कि वहाँ पर भी एवरेज पावर जो है वो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन एक्चुअली तो पावर ज़ीरो नहीं हो रही है, वो सर्किट से पावर तो डिलीवर हो रही होती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इसीलिए यहाँ पर भी हम वेलोसिटीज़ का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखें, फिर वही हमारे पास रिलेशन है कि P/3 V² एवरेज, यही रिलेशन है हमारे पास। तो P हमारे पास यहाँ पर जो रो है वो mn/v के बराबर है या mn/L³ के बराबर है। ठीक है, अब आप ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये जो आपने लिखी है ये वाली वैल्यू, ये उठा के आप इस जगह पर रख दें, तो आपके पास क्या आएगा, P इज़ इक्वल टू mn/3L³ V²। अब बाय आइडियल गैस लॉ P mn/3V V², PV इस तरफ चला गया, mn/3 V²। बाय आइडियल गैस लॉ ठीक है जी, आइडियल गैस लॉ जो है उसके मुताबिक PV NkBT, ये PV की वैल्यू यहाँ पर रखें, NkBT इज़ इक्वल टू mn/3 V²। तो n से काट गया, T यहाँ से आ जाएगा, बल्कि इसको इधर ही रहने दें, KBT m/3 V² एवरेज। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाएं, 3kBT ओवर m V² एवरेज। तो VRMS 3kBT ओवर m का अंडर रूट। ठीक है जी, दिस इज रिक्वायर्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर
velocity of ideal gas molecules। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है हमारे पास आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की। अब यहाँ पर आपको इस बात का पता है कि जो टेम्परेचर है गैस का वो डिपेंड करता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो यहाँ पर ये जिस काइनेटिक एनर्जी का जिक्र हो रहा है ना, ये ट्रांसलेशनल है। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये आपने मैकेनिक्स 2 के अंदर पढ़ी हुई। ठीक है, ट्रांसलेशन को वैसे तो पैरेलल मोशन जो पॉइंट्स की हो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सारे पॉइंट जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, रोटेशनल की नहीं बात हो रही यहाँ पर कौन सी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, द टेम्परेचर of ideal gas depends upon the average translational kinetic energy of गैस मॉलिक्यूल्स। इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अच्छा, अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम दो सिस्टम जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर कर लें, तो जब आप उनके काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है आप उनके टेम्परेचर्स को भी कंपेयर कर लेंगे। देखो ना, प्रेशर भी कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो नेक्स्ट हमने ये देखना है कि आप सपोज करें कि हम जो है वो कंपेयर करना चाहते हैं, कंपैरिजन of kinetic energy of two ideal gases। दो आइडियल गैसेस जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम कंपेयर करना चाहते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी लार्ज होगी तो फिर टेम्परेचर भी लार्ज होगा। ठीक है, इफ़, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज लार्ज देन टेम्परेचर विल आल्सो बी लार्ज। तो फिर टेम्परेचर भी लार्ज होगा। ज़ाहिर बात है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वाइस वर्सा। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अब मैं एक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लेता हूँ 1/2 m1v1 का स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू 3kb/2t। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी तरह 1/2 m1v1 का स्क्वायर 3/2 kbt, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो कंपेयर कर लें आप 1 और 2 को, दोनों में वैल्यू तो 3/2 kbt की एक ही है। ठीक है, कंपेयर 1 और 2। तो अगर 1 और 2 को हम कंपेयर करें
तो 1/2 m1v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2v2 का स्क्वायर। 1/2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बच जाएगा m1v1 का स्क्वायर एवरेज m2v2 का स्क्वायर एवरेज। तो v1 एवरेज का स्क्वायर ओवर v2 एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 ओवर m1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास v1 एवरेज ओवर v2 एवरेज m2 ओवर m1 अंडर रूट। तो ये क्या है, v1 RMS डिवाइडेड बाई v2 RMS इज इक्वल टू m2 ओवर m1 का अंडर रूट। ठीक है जी, ये वेलोसिटीज की रेशियोज निकल आए। अब आपको यहां से क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटियां एक दूसरे के मासेस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं और इनवर्स का रिलेशन है, यानी कि v1 RMS डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m1 के, और इसी तरह v2 RMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m2। यही बात। तो इसका मतलब है कि इन मासेस को आप चेंज करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। यही बात है ना, यानी कि अगर आप m2 को बढ़ाते हो तो v2 को क्या होगा, VRMS को कम हो जाएगी। m2 को बढ़ाओगे तो कम हो जाएगी, इसी तरह m1 को भी बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगी, लेकिन इनको कम करोगे तो वेलोसिटी या तो अब नज़र आ रहा है साफ वहाँ से इक्वेशन से। ठीक है, अच्छा अब जो आपके कोर्स के अंदर ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, इसमें जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी इस अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर वो हमने सारी कैलकुलेट करके देख ली। बल्कि ये आपने चीज़ें कैलकुलेट जो 11वां चैप्टर है ना फर्स्ट ईयर का उसके अंदर भी की हुई है। ऐसे थोड़ी सी एक्सटेंशन है इसके अंदर, बाकी ये सारा वही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये वही डेरिवेशन। आप पेपर में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या पास्टुलेट्स हैं आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, वो पास्टुलेट्स बताएं और साथ कैलकुलेट करें उसका प्रेशर, टेम्परेचर, कोई भी चीज़ दे सकता है आपको कैलकुलेट करने के लिए, कि गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर दें, गैस का टेम्परेचर कैलकुलेट कर दें, गैस की वेलोसिटी कैलकुलेट। लेकिन एक बात याद रखें कि प्रेशर के ही एक्सप्रेशन से आगे सारी चीज़ें निकलेंगी, यानी कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बंदा वो पेपर के अंदर गया है उसने डायरेक्ट प्रेशर का जो है वो लिखा है, ठीक है, एक्सप्रेशन, और आगे से वो कह रहा है जी मैंने टेम्परेचर का दिया। नो, आपको पूरा पीछे से वो क्यूबिकल वैसल बना के सारा ड्राइव करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करूँगा इसी के अंदर, क्योंकि हम ने जो है वो चूँकि थर्मोडायनामिक्स पढ़ रही हैं तो हमने एक तो अब थोड़ी सी समझिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, और थोड़ा सा हमने आगे की तरफ जाना है जहाँ पर हमने ये समझना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होते हैं। क्योंकि पूरी थर्मोडायनामिक्स जो है वो इन लॉ, पहले हमने जीरोथ लॉ को देखा है थोड़ा सा, जीरोथ लॉ असल में मैट्रिक लेवल का, इसलिए इसको हमने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी नहीं किया है, ठीक है। जीरोथ लॉ को देखा है, अब हमने फर्स्ट लॉ की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट लॉ को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें जो है वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस का पता हो कि किसी आइडियल गैस के ऊपर किस तरह वर्क डन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस।
वैसे सिंपल डेफिनेशन क्या होती है वर्क डन की? वर्क डन की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं वर्क डन हुआ है। ये डेफिनेशन है। तो W F डॉट डी, हाँ हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई। वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, ये वो है। आप इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा यहाँ पर जो भी एंगल है एफ और डी के दरमियान। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक आइडियल गैस है कि जो कि एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है, कंसिडर एन आइडियल गैस which is enclosed in a cylinder। आप कंसिडर करें कि आपके पास एक आइडियल गैस है जो कि एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है, और ये सिलेंडर फिटेड है एक मूवेबल पिस्टन से। This cylinder is fitted with movable piston। और ये जो सिलेंडर है इसको आपने फिट किया हुआ है एक मूवेबल पिस्टन के साथ। यानी कि अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो सपोज करें कि ये एक सिलेंडर है, ये इसके ऊपर ये पिस्टन है और ये पिस्टन मूव कर सकता है। ये सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस। इस सिलेंडर के अंदर एक आइडियल गैस जो है वो इनक्लोज। ठीक है जी, ये हमारे पास सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, सिस्टम। ये सिस्टम है पिस्टन बार एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है क्योंकि इसके ऊपर इस पिस्टन का इफेक्ट हो सकता है जब गैस एक्सपैंड करेगी या गैस कंप्रेस करेगी। अब अगर हम ये गैस को अलो करते हैं कि वो एक्सपैंड करें, नाउ इफ वी अलाउ द गैस टू एक्सपैंड, अगर हम फैलने की इजाज़त देते हैं, पिस्टन है ना लगा हुआ है उसके साथ, हीट दे दे नीचे से, तो क्या होगा, गैस फैलेगी। तो जब गैस फैलेगी तो क्या है, पिस्टन जो है वो मूव करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एज गैस एक्सपैंड, पिस्टन मूव्स in the upward direction। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ना, देखो इस पर गैस, तो ये ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा। अब क्या हो रहा है, जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो गैस वर्क डन कर रही है ऑन द सिस्टम, सॉरी गैस वर्क डन कर रही है ऑन द पिस्टन। इसको कहते हैं द वर्क डन बाय द सिस्टम। ये पढ़ा हुआ है आपने 11वां चैप्टर फर्स्ट ईयर का, उसको आज का आप जाकर देख लेना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो क्या हो रहा है, व्हेन गैस एक्सपैंड
द गैस डू द वर्क डन ऑन द पिस्टन। तो गैस क्या कर रही है, वो वर्क डन कर रही है पिस्टन के ऊपर। तो अब हमने यही वाला फार्मूला यूज करना, ठीक है। डब्ल्यू एफ डॉट डी, डब्ल्यू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो जिस डायरेक्शन में आप देखें ना, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो डब्ल्यू एफ डी का 0 डिग्री, और का 0 डिग्री तो 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू हमारे पास एफ डी के बराबर आ गए। ऐसे ही है। अब इस पिस्टन का कोई एरिया भी है, गैस ने प्रेशर लगाया पिस्टन के ऊपर, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां से फोर्स निकलेगी पी ए के बराबर, ठीक है। ऐसे ही अब आप ये वैल्यू इधर रख दें, पी ए डी, मैं कहता हूँ यहां से इसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डी एक्स, कुछ छोटा सा, तो डी को मैं डी एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ। तो डब्ल्यू पी ए डी एक्स, ए इज द एरिया, डी एस इज द लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर होता है, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी वी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बिकम डी डब्ल्यू, इसको मैं यहाँ पर डी डब्ल्यू का, मैंने एक इंक्रीमेंट ले लिया, डी डब्ल्यू पी डी वी। ठीक है, तो डी डब्ल्यू हमारे पास पी डी वी के बराबर आ गया। अब ये तो एक इंक्रीमेंट के लिए ना, यहाँ पर कोई एक तो नहीं है, यहाँ तो बहुत सारी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वी इनिशियल से वी फाइनल तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू वी आई टू वी एफ पी डी वी। दिस इज the work done by the gas on the system, on the piston। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क डन है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। ये सिस्टम वर्क डन कर रहा है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर। सिस्टम का एनवायरनमेंट क्या है यहाँ पर, सिस्टम का एनवायरनमेंट क्या है यहाँ पर, पिस्टन। गैस सिलेंडर के अंदर जो इनक्लोज है वो क्या है, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम।
अब अगर वर्क डन जो है ये तो बाय द सिस्टम था, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो फिर क्या होगा? अब हमने दूसरा केस, यानी कि पिस्टन को हमने कंप्रेस किया। जब हमने पिस्टन को कंप्रेस किया तो वो क्या होगा? दैट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब हमने वो कैलकुलेट करना है। सेकंड केस है इसका, वर्क डन ऑन द सिस्टम। हम सपोज करते हैं कि पिस्टन इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। वी सपोज दैट द पिस्टन moves in the inward डायरेक्शन, यानी कि गैस को क्या करेगा? आप कंप्रेस करेगा अब इनवर्ड डायरेक्शन में। तो गैस को कंप्रेस करेगा, लेकिन वैसे गैस क्या कोशिश कर रही है? गैस तो ये ट्राई कर रही है कि वो एक्सपैंड करे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द पिस्टन। ठीक है, gas tries to expand in the opposite direction of movement of the piston। यानी कि अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। एफ एंड डी आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। अब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा 180 डिग्री होगा। तो डी डब्ल्यू एफ डॉट डेल्टा डी, डेल्टा डब्ल्यू एफ डॉट डेल्टा डी। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू एफ डेल्टा डी काज ऑफ थीटा, तो काज 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -एफ डेल्टा डी। अब इसको मैं डिफरेंशियल में बता देता हूँ, डी डब्ल्यू -एफ डी एक्स, डेल्टा डी को डी एक्स से रिप्लेस कर। फोर्स पी ए के बराबर है, तो डी डब्ल्यू -पी ए डी एक्स, तो ए डी एक्स बराबर है डी वी के। ठीक है, तो हमारे पास देखिए आपके डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -पी डी वी, इंटीग्रल ले लें, वी इनिशियल टू वी फाइनल, तो डब्ल्यू -वी इनिशियल टू वी फाइनल पी डी वी। दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम।
दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये वर्क डन है ऑन द सिस्टम। ये जो सिस्टम के ऊपर हम वर्क डन कर रहे हैं ये वो है। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने पीवी डायग्राम बनानी है, लेकिन टाइम ऑलरेडी जो है वो 7-8 मिनट ऊपर हो चुका है, तो मैं अभी इसको यहीं पे